हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, आपकी बायोलॉजी की मेंटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से रिलेट करता है, जिसका नाम है रास मैकेनिज़्म। ये नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको समझना बहुत ही ईजी भी है और थोड़ा सा ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो सबसे पहले जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हमारा जो मेजर ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करता है ह्यूमन के अंदर, दैट इज़ किडनी। लेकिन किडनी में भी एक स्पेसिफिक उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है जो आपकी रोल प्ले करती है किस चीज़ में, एक्सक्रीशन के लिए, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ योर नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में अभी मैं पूरा डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है आज रास मैकेनिज़्म। तो चलिए इसके बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बताऊँगी कि जो नेफ्रॉन होते हैं उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन के कुछ सिंपल से पार्ट होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। नेफ्रॉन जो होगा आपके पास, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। यही वो फंक्शनल एंड यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है जो आपकी यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसके अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। मैं अभी लिखूँगी, इसके बारे में लेबलिंग करूँगी। दिस इज़ बोमेन कैप्सूल। इसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, कॉन्वुलेटेड होती है, घुमावदार होती है। उसके बाद हमारे पास आती है, आपके पास आती है लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की लिम्स आती हैं जो थिक और थिन होती हैं, पर मैं बना नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ लूप ऑफ हेनले दिखा रही हूँ आपको। और यही लूप ऑफ हेनले आगे जा कर के क्या होती है, ये लूप ऑफ हेनले आगे जा कर के एक और कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में खुलती है जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। यानी एक कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो बोमेन कैप्सूल से दूर है उसको हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स बोलते हैं। और फाइनली ये एक और डक्ट में खुलती है जिसमें और भी बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी खुलती हैं, इसको हम बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी जिसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। दिस इज़ बोमेन कैप्सूल, दिस इज़ योर पीसीटी जो कि घुमावदार आपको दिखाई दे रही है पीसीटी। ये है आपकी लिम्ब लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की लिम्स हैं ये वाली, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाली क्या है, दिस इज़ योर डीसीटी जो दूर है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। और ये है कलेक्टिंग टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट जिसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं। आज जो हमारा रास मैकेनिज़्म है वो किससे रिलेट है, वो बोमेन कैप्सूल से रिलेट है। अब इस बोमेन कैप्सूल में आपके पास और भी चीज़ें ओपन होती हैं आकर के। सबसे पहले तो यहाँ पर आती है रीनल आर्टीरियोल। जो आर्टीरियोल आती है, ब्लड को लेकर के आती है, उसको बोलते हो एफरेंट आर्टीरियोल। और जो यहाँ से ब्लड को लेकर के जाएगी उसको हम बोलते हैं ईफ्रेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अब यहाँ पर एक कनेक्शन होता है कैपिलरीज का जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, विच इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि बोमेन कैप्सूल है। कैप्सूल में एक डक्ट आकर के ओपन हुई जो ब्लड लेकर के आएगी, उसके बाद वो छोटे छोटे कैपिलरीज में आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और फाइनली वो ईफ्रेंट आर्टीरियोल के थ्रू बाहर चली जाएगी जिसको हम बोल देते हैं कि ब्लड यहाँ से बाहर चला गया है। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा। उसके बाद जो आपका ब्लड है जिससे यूरिन बनना है, उस ब्लड में से चीज़ें फिल्टर होंगी और वो चीज़ें फिल्ट्रेट होकर इस ट्यूब के अंदर मूव करेंगी। इसको हम बोलते हैं, जो भी चीज़ें इन ट्यूब्स के अंदर से पास होकर के जाएगी, आखिर तक जाएगी, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। यानी इसके अंदर जो भी मूव कर रहा है उसको बोला जाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, और फाइनली इसी फिल्ट्रेट से आपका क्या बन जाएगा, यूरिन। यूरिन क्या होता है, जो फिल्ट्रेट आया है, जो ब्लड में से आया है, छन कर आया है, उस फिल्ट्रेट से आपको यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है। यूरिन थोड़ा सा कंसनट्रेटेड होता है। कितना कंसनट्रेटेड होता है, 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली कप को इस तरीके से दिखाया जाता है और डीसीटी को उसके इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन अगर
अगर मैं डेंसिटी का क्रॉस सेक्शन कर दूँ, कट कर दूँ बीच से, तो ये आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगी। और जो आपकी बोमेन कैप्सूल है उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको क्या करूँगी, दिखाऊंगी। तो दिस इज़ माई डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन ऑफ डेंसिटी। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये अगर बोमेन कैप्सूल है तो इसके सामने डेंसिटी है। डेंसिटी कैसी है, क्रॉस सेक्शन अगर मैं ले रही हूँ, और अगर मैंने बोमेन कैप्सूल को इस तरीके से कर दिया तो मैंने डेंसिटी को उसके ऊपर कर दिया है। समझ में आई ये चीज़? तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें मैंने ये क्या दिखाया है, दिस इज़ माई बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, बोमेन ग्लैंड्स अलग होती हैं जो नोज़ के अंदर होती हैं, बोमेन्स कैप्सूल अलग चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रही है एक ऐसी डक्ट, एक ऐसी आर्टरी जो ब्लड लेकर के आती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल, इसका डायामीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। विद रिस्पेक्ट टू एफरेंट आर्टीरियोल द डायामीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल इज़ मच वाइडर। इसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मोर डायामीटर, मोर डायामीटर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो यहाँ से ब्लड को लेकर के जाएगी इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। याद रखिएगा, हमेशा ब्लड लेकर के आती है आर्टरी और लेकर के जाती है वेन्स, लेकिन देर इज़ अ यूनिक कनेक्शन इन योर नेफ्रॉन और वी कैन से इन द किडनी। देर इज़ अ यूनिक कनेक्शन जो आर्टरी और आर्टरी के बीच में है। एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर के आती है, फिर वो कैपिलरीज को देती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और फाइनली वो कहाँ ओपन हो जाती है, एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर, ठीक है। तो ये था एक कनेक्शन आपका आर्टीरियोल और आर्टीरियोल्स का। अब यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज व्हाट, ग्लोमेरुलस इज योर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक गुच्छा है कैपिलरीज का, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो आएगा आपके पास ब्लड में जो भी मेजर चीज़ें होंगी वो आपके ऊपर ही रह जाएंगी। लाइक आप छलनी से चाय छानते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, बहुत सारी ऊपर ही रह जाती हैं, चाय पत्ती या बहुत सारी चीज़ें। जो आपके पास नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी योर फिल्ट्रेट। क्लियर है? अब देखो रास मैकेनिज्म में क्या हुआ। अब हमें पता है कि हमारे लिए आयंस बहुत ज़रूरी हैं, हमारे ब्लड में आयंस आ जाने चाहिए। फिल्ट्रेट में अगर हमें लग रहा है कि बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आगे जा रही हैं और वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आ सकती हैं, तो हम उन्हें रोकना चाहते हैं। हम उन्हें रोकने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम फिल्ट्रेट में से यूज़फुल चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा, ब्लड जो है वो फिल्टर होकर आया, उसने फिल्ट्रेट बनाया, फिल्ट्रेट से फाइनली यूरिन बनना है, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी भी फिल्ट्रेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने ब्लड के थ्रू, अपने यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं जाने दे सकते, तो हम उनको रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। हम अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी का जो स्पेस है उसमें चीज़ों को वापस क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पे हम चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करते हैं। बट अब क्या हुआ, हमें लगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस आई, क्या कि फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं कि यहाँ से GFR बन रहा है। GFR का मतलब क्या है कि इस ब्लड से जितना फिल्ट्रेट आता है एक टाइम के लिए, उसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी कि इस ग्लोमेरुलस से जितना भी फिल्ट्रेशन होकर के आया पर मिनट, उसको हम क्या बोल देते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। लेकिन कभी कभी हुआ क्या कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जब ये वाली कंडीशन हो, अब कंडीशंस बता रही हूँ जिसमें रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी। पहली कंडीशन जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए। दूसरी कंडीशन जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाए। ब्लड प्रेशर कब होगा, जब आपके ब्लड में से जो आयंस हैं वो बाहर जाने लगेंगे, यानी फिल्ट्रेट से पास होते हुए यूरिन के थ्रू आयंस, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, वो बाहर जाते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर जब कम होने लगता है तो इस कंडीशन में आपके पास रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड कंडीशन क्या है, जब ब्लड का वॉल्यूम गिरने लगता है। ब्लड का वॉल्यूम जब डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रास मैकेनिज्म, एक्टिवेशन ऑफ रास।
अब ये रास रास क्या है, तब से मैं रास बोल रही हूँ, तो इसको समझना बच्चों ध्यान से। रास मैकेनिज़्म कुछ नहीं है, रास मैकेनिज़्म एक पूरा सिस्टम है जिसमें एक के बाद एक एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। लेकिन वो होते कैसे हैं, देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सपोज़ कर लेते हैं यहाँ से ब्लड जब फ्लो कर रहा था तो उसमें Na+ थे, मैं सिर्फ Na+ लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब वो Na+ फिल्ट्रेट में आए, ग्लोमेरुलस में आए, और वो ग्लोमेरुलस में ही रुक जाने चाहिए थे, ब्लड में रहने चाहिए थे, बट हुआ क्या, वो फिल्ट्रेट में जाने लगे और यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगे। इससे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया। तब इस कंडीशन में एफरेंट आर्टेरियोल ने सोचा कि क्यों ना मैं इस ब्लड प्रेशर को वापस मेंटेन करूं, तो मैं रास को स्टार्ट करती हूं। तो उस कंडीशन में आपकी जो ग्लोमेरुलर जो आपकी एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल की जो सेल्स हैं, ये वाली सेल जो ब्लड वेसल्स की सेल हैं, इन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया और इन्होंने बना लिया खुद को स्मूथ मसल्स। मॉडिफिकेशन के बाद ये बन गई स्मूथ मसल्स। तो अभी यहाँ पर क्या हो गई हैं, एफरेंट आर्टेरियोल की जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या हो गई हैं, मॉडिफाई हो गई हैं। मॉडिफाई क्यों हुई मॉडिफाई, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहे थे। तो जैसे ही उसके डिटेक्शन में आई ये चीज़ कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रही हैं, उसने खुद को मॉडिफाई कर लिया। अब यहाँ पर इसके सामने थी डीसीटी के क्रॉस सेक्शन में जो सेल्स आप देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं मैकुला सेल। दीज आर नोन एज मैकुला सेल्स, ठीक है। और जो स्पेस आप सेंटर में देख रहे हो, ये वाला, इसको बोला जाता है मैक्यूला डेंसा सेल। बट आपको याद क्या रखना है, सिर्फ मैक्यूला सेल्स। और जो मॉडिफाई सेल्स हुई हैं, जो स्मूथ सेल्स हो गई हैं, मॉडिफाई स्मूथ सेल्स, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम एफरेंट आर्टेरियोल जो है उसकी सेल्स मॉडिफाई नहीं होती, बहुत कम टाइम होता है जब एफरेंट आर्टेरियोल की सेल्स भी मॉडिफाई हो जाती हैं। बट नॉर्मली जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो क्या हो गई है, मसल्स जो सेल्स हैं इसकी मॉडिफाई हो गई हैं। और यहाँ पर डीसीटी की मैक्यूला सेल्स हैं, ये दोनों क्लोज रिलेशन में रहती हैं एक दूसरे के साथ। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, इनके बीच में भरा रहता है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स भरी रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेसेंजियल सेल, और जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, लेसिस सेल। तो आपको अभी के लिए सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रोलाइट एफरेंट आर्टेरियोल से जाने लगे तो उनको डिटेक्ट कर लिया एफरेंट आर्टेरियोल की सेल्स ने, और वो मॉडिफाई हो गई, वो स्मूथ मसल्स में कन्वर्ट हो गई। उसने अपना ये वाला डिटेक्शन किसको दिया, लेसिस सेल या फिर मैसेंजियल सेल्स को दिया। मैसेंजियल सेल्स के साथ टच में कौन थी, हमारी डीसीटी की सेल्स थी। तो अब तीनों आपस में क्या है, एक रिलेशन में आ गई हैं, तीनों एक दूसरे को डिटेक्ट कर पा रही हैं। जब मॉडिफाई स्मूथ सेल्स हैं और जो मैक्यूला सेल्स हैं, इन दोनों को मिला करके और लेसिस सेल को मिला करके एक एपरेटस का फॉर्मेशन हुआ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डीसीटी की मैक्यूला सेल्स और जो आपकी एफरेंट आर्टेरियोल की सेल्स जो हैं, जो मॉडिफाई हो गई हैं, इनको हमने बोलना शुरू कर दिया जेजी सेल्स। इनको बोला जाता है जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और जब ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाती हैं, इसमें बीच में लेसिस और मैसेंजियल सेल्स भी आएंगी, जब ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाती हैं तो इससे बनता है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। तो जैसे ही डिटेक्शन हमें पता चला कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहे हैं, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और जैसे ही ये एक्टिव हुआ, इसने 3 चीज़ें स्टार्ट की, इसने 3 चीज़ों पे काम किया। पहला इसने क्या रिलीज़ किया, रिलीज़ रेनिन। पहला काम इसने किया, रिलीज़ रेनिन, ठीक है। रेनिन एक एंजाइम है, रिलीज़ रेनिन, सिंगल एन आएगा यहाँ पर, डबल एन जो है वो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। पहला काम है रिलीज़ रेनिन। दूसरा काम इसने किया, एक हार्मोन को रिलीज़ किया जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी से रिलीज़ होता है। एमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए किसी की इंजरी हो गई तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, उस टाइम पर भी ब्लड का वॉल्यूम गिर जाता है, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, GFR कम हो जाता है। तो इन चीज़ों के कम होने से रास एक्टिवेट हो जाता है और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है RBC का फॉर्मेशन करवाना, ज़्यादा ब्लड बनवाना, RBC का फॉर्मेशन करवाना, ताकि बैलेंस बना रहे। और क्या होगा, रेनिन को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और तीसरा काम होगा एक और चीज़ को इंक्रीज़ करना, एक और चीज़ को रिलीज़ करना, जिसका नाम होता है कैल्सी ट्रायोल जो होता है विटामिन D की तरह काम करता है, विटामिन D3 की तरह काम करता है, और ये बहुत सारा कैल्शियम क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से? फ्रॉम गट से। जब आप खाना खाते हो तो जो कैल्शियम होता है वो गट में जब जाता है खाना, तो कैल्शियम उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाया कैल्सीट्रायोल, ठीक है। बट हमारा जो मेन फोकस है वो रेनिन के ऊपर है। अब जैसे ही ये कंडीशंस आई, सारी कंडीशंस आई, हमें पता चला कि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा स्पीड पे बाहर जा रहे हैं, वी वांट टू स्टॉप इट, हम उसे रोकना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हुई, जिसके थ्रू सबसे पहले एफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स मॉडिफाई हुई, जिनको जेजी सेल कहा गया। उसके कनेक्शन में डेसिटी की सेल्स थी, जिसको हमने मैक्यूला सेल्स कहा। मैक्यूला सेल्स और जेजी सेल्स ने मिलकर जेजीए बनाया, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनाया, और उसने 3 चीज़ें रिलीज़ की। पहला रिलीज़ रेनिन, दूसरा रिलीज़ इरिथ्रोपोइटिन, और तीसरा उसने रिलीज़ किया कैल्सीट्रायोल। अब रेनिन का काम क्या था? रेनिन का काम हम समझते हैं। जैसे ही रेनिन एक्टिवेट हुआ, इसने अपना काम दिखाना शुरू किया और इसने स्टार्ट किया रास मैकेनिज्म। रास का एक्टिवेशन हो गया। रास एक्टिवेशन क्या हुआ? सबसे पहले रास में रेनिन जो था उसने काम किया एक एंजाइम के ऊपर, जो कि इनएक्टिव स्टेज में था। कहाँ में? ब्लड में एक एंजाइम था जो कि इनएक्टिव स्टेज में था, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ओजन लग गया, इसका मतलब ये क्या है? इनएक्टिव है। और ये बना कहाँ से था? ये आपके पास लिवर से आया था। लिवर से इनएक्टिव स्टेज में ये ब्लड के अंदर घूम रहा था, ब्लड के अंदर रखा हुआ था ये एंजाइम। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमें इलेक्ट्रोलाइट को रोकना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, तो यहाँ पर रेनिन आ गया। रेनिन ब्लड के अंदर आ गया। कहाँ से? जेजी अपरेटस से। और उस रेनिन ने इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिन को एक्टिव कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? नाउ एंजियोटेंसिन 1 इज एक्टिव, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए एक्टिव रहता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इसकी दूसरी स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2, यहाँ पे टेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करता है? एक अनदर फैक्टर जिसका नाम होता है एस, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कहाँ से आता है? ये एंजाइम आपके पास आता है लंग्स से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये आता है लंग्स से, और ये किसके ऊपर काम करता है? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये कुछ काम परफॉर्म करता है। पहला काम ये क्या करता है? फर्स्ट काम होता है इसका, इट इज़ अ पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसका मतलब क्या है? हमें पता था कि ईफ्रेंट आर्टीरियोल से या एफ्रेंट आर्टीरियोल से ज़्यादा अमाउंट में Na+ जा रहा था, क्योंकि उसका डायामीटर बड़ा था। इस ब्लड वेसल का डायामीटर बड़ा था। अगर आप पहला ही काम क्या कर दो, ब्लड वेसल के डायामीटर को छोटा कर दो, तो क्या ज़्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर जाएगा? नहीं। ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन से Na+ भी कम बाहर निकलेगा। इसका मतलब हमने ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया है? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा नॉर्मली ये आपके पास किडनी के ऊपर जाकर के काम करता है। एक और ये काम करता है, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। ब्लड वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर जा रहा था और वाटर के साथ साथ Na+ बाहर जा रहे थे, तो ये रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से? फ्रॉम PCT। ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो पार्ट है नेफ्रॉन का, वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है वाटर का, जिसके थ्रू Na+ भी वहाँ से क्या होने शुरू हो जाते हैं? एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो एक ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और तीसरा काम ये क्या करता है? ये आपके पास रिलीज़ करवाता है। किसको रिलीज़ करवाता है? एक और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को, जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टीरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कहाँ बनता है? बेसिकली जो आपके पास किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, एल्डोस्टेरोन, रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो कैसे होता है? बेसिकली ये किडनी अगर है तो इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम
ये अगर किडनी है, गिव मी 1 सेकेंड, ये अगर किडनी है तो इसके ऊपर ये छोटी सी एक ग्लैंड होती है जिसका एक सेंट्रल पोर्शन होता है और एक आउटर पोर्शन होता है। आउटर पोर्शन को आप एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हो, मिडल पोर्शन को आप एड्रीनल मेडुला बोलते हो। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, वहाँ से क्या रिलीज होता है, वहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टीरोन, यहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टीरोन। ठीक है, तो आपके पास 3 काम किए एंजियोटेंसिन 2 ने। पहला तो उसने ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया ताकि कम से कम वाटर बाहर जाए, कम से कम Na+ बाहर जाए। दूसरा, उसने PCT से Na+ और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। और थर्ड, इसने एल्डोस्टीरोन को क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, रिलीज करवा दिया है। कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टीरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टीरोन आपका इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन को, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन कहाँ से, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल। यहाँ से किसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। ठीक है, आपको Na+ ही तो बाहर जाने से रोकना था ना, अब आपने वो रोक लिया। कैसे रोक लिया, एल्डोस्टीरोन को एक्टिवेट कर दिया, इसने DCT और कलेक्टिंग टिब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दिया है Na+ का और वाटर का। एंजियोटेंसिन 2 ने PCT से वाटर और Na+ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली इन सब से हुआ क्या, इन सब से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, GFR इंक्रीज हो गया है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, और यहीं से आपके पास एक और चीज़ इंक्रीज हो गई है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। यही तो आप चाहते थे। मेन मोटिव क्या था कि रास को आप स्टार्ट करो, रास के स्टार्ट होते ही आपके पास ये तीनों चीज़ें वापस बैलेंस हो जाएगी। लेकिन रास की फुल फॉर्म क्या है, रास की फुल फॉर्म जो है वो इसकी सीरीज़ है बेसिकली। देखो, रेनिन, R से मतलब रेनिन, A का मतलब यहाँ पे एंजियोटेंसिन, क्योंकि आपने एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट किया है। तीसरा यहाँ पर एल्डोस्टीरोन काम में आया है, और फोर्थ, ये तीनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। तो रास के एक्टिवेशन का मतलब है रेनिन, सिंगल एन आएगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टीरोन सिस्टम। दिस इज नोन एज रास मैकेनिज्म। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द हाइपर एक्टिवेशन ऑफ रास। अगर आपने रास को एक्टिव ही रखा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रेनिन को रोकने के लिए एक और मैकेनिज्म आती है, एक और कंट्रोल सिस्टम आता है। तो हमारा जो हार्ट होता है, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो एट्रिया की वॉल होती है, हार्ट का जो चैम्बर है एट्रिया, उसकी जो वॉल है, एट्रियल वॉल, वहाँ से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो क्या कर देता है, जो रास को रोक देता है। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ इनहिबिशन। इसका मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो टोटली अपोजिट काम करता है रास के, रेनिन को रोक देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ANF जो कहाँ से आया है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये क्या करता है, दिस इज एंटागनिस्टिक टू रेनिन, इसका मतलब ये रेनिन को इनहिबिट कर देगा, और जिसकी वजह से हाइपर एक्टिवेशन ऑफ जो रास है, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ रास स्टॉप, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ रास इनहिबिट। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आई होगी कि रास में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से काम करता है। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है, कंप्लीट समझाया है कि कैसे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, कैसे ग्लोमेरुलस होता है, कहाँ से क्या चीज़ आती है, कहाँ से क्या चीज़ जाती है, और आपके पास जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें आपका जेजी अपरेटस क्या क्या रिलीज़ करता है, उसमें रेनिन क्या रोल प्ले करता है, रेनिन की फुल फॉर्म क्या है, रेनिन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रास मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।